Hello, friends. How are you all doing? I hope you all are all right. And today we are going to start with the chapter number 1 of class 11th biology. ठीक है, तो हम आज अपनी एन सी आर टी हाईलाइट सीरीज में चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड. ओके, नाउ सबसे पहले देखिए, ये हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, ये हमें पता है दैट दीज आर द टॉपिक्स टू बी कवर्ड. ठीक है, लेकिन एक बहुत ही आज आपको इम्पॉर्टेंट बात मैं जो बताने जा रही हूँ वो ना, मतलब बच्चे बहुत ही कम उस पर फोकस करते हैं. इनफैक्ट सभी टीचर्स भी इस बारे में नहीं बताते. ठीक है, लेकिन अगर आप नीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एंड नीट से भी इम्पॉर्टेंट है कि एम्स लेवल तक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सो दिस पैराग्राफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस पेज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एम्स एंड नीट. ठीक है, बोर्ड्स में भले ये क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, क्वेश्चंस मतलब जो हमारे स्कूल एग्जाम्स होते हैं, लेकिन नीट के लिए और एम्स के लिए दिस इज़ हाईली हाईली रिकमेंडेड. ठीक है, तो देखो यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम है, क्या होता है एक यूनिट पे एक ही साइंटिस्ट का जो हमें यहाँ पर डाटा दे रखा होता है वही हमें याद करना है. सो ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं, अभी देखिए 2022 चल रहा है. अभी जब रिजल्ट आए थे लास्ट ईयर के, तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 720/720 स्कोर किया था. ठीक है, और 2020 में तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 720/720 स्कोर किया था. कहने का मतलब ये है कि हर साल जो है कंपटीशन लेवल बढ़ता जा रहा है, और हमारी जो सिलेबस है दैट इज़ अवर एनसीईआरटी, तो उसकी हमें एक भी लाइन एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है जहाँ से हमें कोई शिकायत मिल सके कि ये रह गया था इसीलिए मेरे नंबर घट गए. ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. अर्नस्ट मेयर, ठीक है, अर्नस्ट मेयर, यू नो, ही इज ऑल्सो नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है, बाकी जो है तो सारे इंपॉर्टेंट, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ. ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम. प्लस इनके जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनको ट्रिपल क्राउन मिले थे. ठीक है, इन्होंने रिसीव करे थे ट्रिपल क्राउन फॉर बायोलॉजी, एंड दीज आर, फर्स्ट वन इज योर बाल्जन प्राइज इन 1983, second is the international prize for biology 1994, and the Crafoord prize in 1999. ठीक है, एंड मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004. तो प्राइजेस याद रखना, कौन कौन से इन्हें प्राइज मिले थे. इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, एंड हमें यहाँ पर अब आपको ये रीड करना है दैट इन्होंने जो अपनी रिसर्च वगैरह करी है ना, वो ऑर्निथोलॉजी यानी कि बर्ड्स के ऊपर. ठीक है, ठीक है, बर्ड्स रिलेटेड स्टडी पे, टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी और बायोलॉजी. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें टैक्सोनॉमी एंड जूजियोग्राफी पढ़ना है. ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. ओके, सो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनमें से आपको एक भी सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ना है. ठीक है, सो चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, गाइज, इट इज़ द मोस्ट बेसिक चैप्टर. ठीक है, एंड इट इज़ लाइक द ईजीएस्ट चैप्टर. पूरी बायोलॉजी है ना जो हमारी 11th की, इनफैक्ट 12th की भी, ये सबसे ईजी चैप्टर है. ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर इज़ वेरी ईजी, सिंपल है, समझो ध्यान से, बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा. हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, है ना. हमारी लिविंग वर्ल्ड जो है, जो हमारे लिविंग वर्ल्ड है, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है वो कितनी वंडरफुल है. द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग. द एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बीट कोल्ड माउंटेन्स. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं. कोल्ड माउंटेन्स में मिलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट्स में मिलते हैं, ओशियंस में मिलते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स, हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलते हैं. लीव अ स्पीचलेस. बहुत ही अच्छी डाइवर्सिटी है. बिल्कुल इमेजिन करके देखो कितनी अच्छी डाइवर्सिटी जो हमारे नेचर के क्रिएटर है उन्होंने हमें बना के दी है. राइट, इतनी बढ़िया, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशंस, ये तो सब बेसिक से पॉइंट हैं. ठीक है, नाउ दिस ऑल आर वेरी बेसिक पॉइंट्स. इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी.
or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is a life. So इस चैप्टर में ना बेसिकली हम लाइफ क्या होते हैं, लाइफ के देखो कुछ आपको ना ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी. देखो कुछ बच्चे ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि लिविंग की डेफिनेशन क्या होती है. ठीक है, कुछ होते हैं ऐसे बच्चे, क्रिएटिव माइंड वाले बच्चे, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई ये लिविंग होता क्या है. ठीक है, तो उन सभी बच्चों का आंसर इस चैप्टर में मिलने वाला है. ठीक है, हमारी लिविंग वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिटी है वो समझेंगे आज की क्लास में. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टेक्सोनॉमिकल एड्स भी समझेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पैराग्राफ. व्हाट इज एक्चुअली लिविंग? Okay, now when we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. है ना, अगर हम देखो किसी चीज़ को डिफाइन करना है, मुझे किसी भी चीज़ को मैं डिफाइन करना चाहती हूँ, वेट एनीथिंग, ठीक है, तो मैं किस चीज़ से, उसके जो वो करेक्टरिस्टिक है उसके पास, वो जो काम कर रही है, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज़ जो काम कर रही है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है उन्हीं के साथ तो उसको डिफाइन करूँगी. राइट, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक ग्रोथ, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, ठीक है, रिप्रोडक्शन, एक को सुटेबल रिस्पॉन्स आता है हमारे माइंड से. ठीक है, इट्स अ यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, और भी कई सारे फीचर्स हैं लाइक एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, मेटाबोलिज्म, इंटरैक्ट एंड एमर्जेंस टू द लिस्ट. ठीक है, तो ये सभी देखो. अब एमरजेंस क्या होता है? एमरजेंस तो सबको पता होगा, लाइक एमरजेंसी कंडीशंस में हमारी जो है हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है ना, हार्ट बीट इंक्रीज होती है ताकि ब्लड सप्लाई हमें ज़्यादा मिल सके, लाइक दिस. ठीक है, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. लेट अस ट्राई टू फाइंड ईच ऑफ दीज. फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. देखो अब हम क्या कर रहे हैं ना, देखो कुछ पॉइंट्स, करेक्टर्स जो है हमें जो पता है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर्स हमें पता है. ठीक है, ये पता है हमें कि ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर एबिलिटी है सेंस एनवायरनमेंट को सेंस करने की, मेटाबॉलिज्म है. इन 4-5 पॉइंट्सों को हम पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से करेक्टर्स जो है, करेक्टर्स तो ये है हमें पता लग गया, लेकिन इनमें से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, डिफाइनिंग फीचर. ठीक है, डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफाइनिंग फीचर मतलब वो प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मुझे मिलेगी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मुझे वो प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो. ठीक है, पता है मुझे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं. मास में इंक्रीज होना, उस ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल, देखो 2 करेक्टर्स हैं ग्रोथ के. फर्स्ट इज इंक्रीज इन मास. अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, अब वो छोटा जो बेबी होता है, ठीक है, उसका वजन कितना होता है? 2.5 से 3, 3.5 किलो का. ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी का. ठीक है, और जो बड़े 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 होते होते हमारा वेट कितना इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, सो व्हाट इज इट? इंक्रीज इन मास. सेकेंड क्या है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. दीज आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. ठीक है, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ तो जो ग्रोथ है ना वो कैसे होगी? सेल डिवीजन से. वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सेल डिवीजन से. इतना मतलब इतनी समझने वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं ना. ये एक सिंगल सेल है, वो डिवाइड करेगा 2 सेल्स में, फिर वो सेल्स डिवाइड करेंगे फर्दर 4 सेल्स में, एंड इसी तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी. ठीक है, लेकिन इसी ग्रोथ को मैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में देखूँ ना, तो वो भी अगर सेल डिवीजन वो करने लगे ना, तो इसको हम उनका रिप्रोडक्शन का मेथड कहेंगे. ठीक है, अभी बताऊंगी मैं आपको. पहले इधर चलते हैं प्लांट्स में. इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट्स के केस में हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ. इनडिटर्मिनेट क्या बोलेंगे हम? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ. ग्रोथ को कहेंगे इनडिटर्मिनेट. ठीक है, और वहीं पर एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो एनिमल्स में हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनेट ग्रोथ. अच्छा, आप मुझे बता सकते हो कि एनिमल्स के केस में डिटर्मिनेट हमने क्यों कहा?
चलो एनिमल्स के केस में अपना एग्जांपल लेते हुए समझेंगे हम, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट, हम क्या कहते हैं कि बेसिकली एक सर्टेन एज होती है, ठीक है, उसी एज तक हमारी जो है हाइट इंक्रीज होगी, और उस टाइम उस एज तक जितनी हाइट इंक्रीज हो गई, ठीक है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये नहीं है कि हमारी उम्र बढ़ रही है तो हमारी हाइट भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता। मतलब कि हमारी जो हाइट है, हमारी जो ग्रोथ है, वो ऑलरेडी डिटरमाइंड है, ठीक है। ये बात है कि कहीं पर अगर चोट लग गई तो वहाँ सेल डिवीजन होती है उस वाउंड को हील करने के लिए, ठीक है, लेकिन ग्रोथ ओवरऑल डिटर्मिनेट हो गई। प्लांट्स के केस में हमेशा एक छोटा पौधा है और बड़ा 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 होता जाएगा। जब उसने अपनी एक सर्टेन हाइट को की लिमिट को क्रॉस कर लिया ना, लेट्स सपोज कि एक प्लांट है मेरे पास, ठीक है, और छोटा सा वो पौधा है और उसको लंबा होना है, बहुत लंबे लंबे ट्रीज भी होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे उस प्लांट को होना है 60 फीट का, ठीक है, कितना होना है 60 फीट का, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब जब उसने इतनी, अब हम कहते हैं ना कि ये वाली स्पीशी के प्लांट सबसे लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि इनकी इंडेटर्मिनेट ग्रोथ होती है, तो ये लंबे क्यों नहीं होते जाते? सी आई हैव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अब इतनी लंबाई उसकी बढ़ गई, अब वो कैसे करेगा ग्रोथ? अपनी गर्थ को इंक्रीज करके, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब उसकी गर्थ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो सबसे पहले वो अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रोथ क्या है कि वो अपनी जो है हाइट को अपनी जो उसकी लिमिट है हाइट की उसको क्रॉस कर लेगा, मतलब उस तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद अपनी गर्थ को इंक्रीज करेगा। यानी कि प्लांट्स में इंडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, कॉन्टिन्यूसली उनके लाइफ स्पैन तक उनकी सेल डिवीजन चलती रहती है। एनिमल्स में एक सर्टेन एज तक होती है, ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से। वन कैन इजीली, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है और क्या कहा कि हम इसको इजीली इन विट्रो कल्चर्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे यही बता दीजिए कि इन विट्रो क्या होता है। देखो दो टर्म्स बताऊंगी अभी मैं आपको, एक है इन विट्रो, ठीक है, और एक है हमारे पास इन वीवो, ठीक है। इन वीवो कंडीशंस, इन विट्रो। इन वीवो होता है नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। वीवो क्या मतलब है? नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। बायोलॉजी में कई बार हमें टर्म्स देखने को मिलेगी, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, फर्स्ट ही चैप्टर में मैं आपको रेडी कर देती हूँ। एंड इन विट्रो का मतलब होता है लाइक आर्टिफिशियल कंडीशंस, ठीक है, जैसे हमारी जो लेबोरेटरी कंडीशंस होती है ना, वो वाली आर्टिफिशियल, और यू कैन से लेबोरेटरी कंडीशंस। ओके, क्लियर एवरीवन? किसी को इस चीज़ में डाउट नहीं रहना चाहिए। इन विट्रो, तो यहाँ एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम जो है इन विट्रो कंडीशंस में आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो है फिलिप्स के केस में, फिल इन द ब्लैंक के केस में हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive property, exclusive event. This is also important. मैंने आपको बताया था कि भाई जो है जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, देखो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स में अगेन टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट के केस में दोनों में सेम है। हमारे अंदर जो लाइफ है हमारी, वो सिंगल सेल्ड जाइगोट से स्टार्ट होती है। लाइफ कैसे स्टार्ट होती है? सिंगल सेल्ड जाइगोट से स्टार्ट होती है। अब ये जाइगोट जो है रिपीटेडली सेल के डिवीजन शो करता है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और ऐसे करते 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 हमारी जो है ग्रोथ होती है। लेकिन यहीं पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अमीबा के अंदर जो है रिप्रोडक्शन कैसे होगी? बाय द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन होती है ना अमीबा में। बाइनरी फिशन क्या है?
क्या होता है बाइनरी फिशन? वो भी एक तरह का सेल डिवीजन ही तो है अगर हम ओवरऑल देखें तो। बाइनरी फिशन में क्या होता है गाइस, देखो यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, पूरी तैयारियां होंगी सेल के अंदर, डीएनए वगैरह डबल होगा, ठीक है, पूरा जेनेटिक मटेरियल, और फिर ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर जाएगा। दिस इज व्हाट, ये भी यूनिसेल है, ये नहीं यूनिसेल्यूलर है। दिस इज रिप्रोडक्शन एज वेल एज ग्रोथ, यानी कि जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मल्टी सेल्यूलर हायर एनिमल्स और प्लांट्स में, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। सो अगर यहाँ कहा है ना वन मस्ट रिमेंबर, यानी कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो गाइस ये एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतने डिटेल में बता रही हूँ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, लाइक पूरे डिटेल वाले लेक्चर्स में बताते हैं, है ना, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, इन विट्रो कल्चर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हायर एनिमल्स और प्लांट्स में जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात तो हमने कर ली, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात तो हमने कर ली, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी देख लो। मैंने क्या बताया था, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ वही प्रॉपर्टी शो करे। यहाँ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म उस प्रॉपर्टी को शो करेंगे जब ही हम उसे डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं। अगर उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शो कर रहे हैं लाइक हियर, तो हम उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। क्लियर? सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एनसीईआरटी ने हमें बताया दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होता है इंक्रीज इन बॉडी मास। तो कैसे होगा? माउंटेन्स में क्या होगा, माउंटेन्स में, सैंड माउंटेन में, सब में क्या होगा, ये भी ग्रोथ करते हैं। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ये? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस पे जो है लेयर्स बनती जाएंगी। जैसे हमारे पास ये माउंटेन, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जैसे हमारे पास ये माउंटेन है और माउंटेन्स पे लेयर्स बनती गई। तो ये जो इतना माउंटेन था, अब वो इंक्रीज होके बड़ा हो चुका है। व्हाट्स इट? काइंड ऑफ ग्रोथ। क्या है ये? ग्रोथ है ना, इंक्रीज इन मास हो रहा है, ठीक है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग फीचर, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow. Living system की characteristic तो है ये, characteristic तो है ये, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तो ग्रोथ शो नहीं करते, तो करेक्टर तो होगा ना, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। क्लियर? रिप्रोडक्शन। नाउ कमिंग ऑन टू द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन व्हाट इज इट? इट इज लाइक एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोजेनी, ठीक है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, जो कि जनरेशन टू जनरेशन कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पहले ही बता दिया कि रिप्रोडक्शन क्या है, करेक्टरिस्टिक है, यानी कि ऑल्सो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलो देखते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रिफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, ठीक है। इनवेरिएबली एंड we refer to sexual reproduction. Organisms reproduce by asexual means also. देखो अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस की अगर मैं बात करूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, लेट्स सपोज इन केस ऑफ ह्यूमंस स्पर्म प्लस ओवा फ्यूजन करते हैं, एंड वहां से बनता है हमारे पास एक यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ज़ाइगोट। क्या बनता है? सिंगल सेल्ड ज़ाइगोट बनता है, ठीक है। सो ये क्या है? सिंगल सेल ज़ाइगोट। तो ये क्या है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअली भी डिवाइड करते हैं, लाइक हमारे पास है बाइनरी फिशन, जो कि हमने 10th में अच्छे से पढ़ रखे हैं, है ना,
बाइनरी फिशन है और मल्टीपल फिशन भी है, ठीक है, बर्डिंग भी है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो हायर ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादातर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स रिप्रोड्यूस। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा में बर्डिंग शो होती है। प्लानेरिया फ्लैटवॉर्म्स में क्या होता है? रीजनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानेरिया एंड फ्लैटवॉर्म्स में क्या, अब प्लानेरिया क्या है? फ्लैटवॉर्म का एक एग्जाम्पल है, फ्लैटवॉर्म ही है। तो इनमें क्या होगी? ट्रू रीजनरेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स सपोज दिस टू बी योर प्लेनेरिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्लेनेरिया है। अब प्लेनेरिया के केस में रीजनरेशन इतनी हाई होती है ना, हाई रीजनरेशन पावर होती है इनके पास, कि अगर गलती से अगर इनका ये मान लो इतना पोर्शन कट भी गया ना, और मान लो 3-4 कट्स हो गए, चलो 4 कट्स बना लो इनकी बॉडी के, ठीक है, ठीक है, कितने मर्जी कट बना लो, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, वैसे बात तो ये है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, सेकंड पार्ट फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, थर्ड पार्ट फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, एंड अगेन फोर्थ पार्ट फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो ये इतना सा पार्ट था, सिर्फ इतना सा पार्ट था, ठीक है, ये ऊपर वाला, लेकिन फिर भी इसने पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। यहाँ पर ये सिर्फ इतना सा पार्ट है और इसने फिर भी नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। इसी तरीके से ये क्या है? ट्रू रीजनरेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन बता रखा है आपको। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? बेसिकली एक फ्रेगमेंट जब कट जाती है तो वो पूरी, मतलब लेट्स सपोज ये कट गई, तो अब ये नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को पूरा कर सकती है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन गाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, है ना, बताया था मैंने आपको ग्रोथ वाले केस में। ओके, नाउ फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लाइक म्यूज हैं, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, ठीक है। होते हैं कुछ ह्यूमन कपल्स जो इनफर्टाइल होते हैं, वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं करती, म्यूज रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो देखो रिप्रोडक्शन का केस सुनते ही मैक्सिमम बच्चों ने सोचा होगा कि ये डिफाइनिंग फीचर होगा ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते तो हमारे घर में एक कुर्सी जो रखी थी वो आज तक पता नहीं 2 साल पुरानी थी, तो आज तक तो पता नहीं कितनी कुर्सियाँ बन गई होती। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये डिफाइनिंग फीचर फिर भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? उसका आंसर यहाँ पर है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो हम उनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी नहीं कह सकते ना। कैसे हम इनफर्टाइल ह्यूमन कपल को नॉन लिविंग कह दें? कैसे हम स्टेराइल वर्कर बीज को नॉन लिविंग कह दें? सो दीज एंड दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, दीज आर द एग्जाम्पल्स। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. Now, another characteristic is your metabolism. All living organisms are made up of chemicals. ठीक है, biomolecules में ज़्यादा पढ़ना है हमें ये. These chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, functions, etc., are constantly being made बनाए जाते हैं. तो एनाबॉलिज्म, ठीक है, या फिर तोड़े जाते हैं, लाइक ये एक और ये था एक और उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, तो कैटाबॉलिज्म, ठीक है. दीज कन्वर्जन्स, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके, These conversions are chemical reaction और metabolic reactions. इन conversions को हमने क्या कहा कि मान लो कि इन सभी चीज़ों से ये बन रहा है, यानी कि एक छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ आके बन रही है, तो एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन हो रही है. कैटाबॉलिज्म लाइक कैटाबॉलिज्म कट रही है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में.
There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they uni or multicellular. ठीक है, यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्युलर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर हो, ये तो पता लग गया कि हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है. All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. What is metabolism? Very important line. Sum total of all chemical reactions occurring together in our body is called metabolism. No non-living object exhibits metabolism. ठीक है, metabolic reactions जो होते हैं they can be demonstrated outside the body also. This is also important. यहाँ से ना आपको कंफ्यूज करने के लिए अक्सर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, ये हमें पता है कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करती. देखो यहीं पे आंसर आ गया कि डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है. कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करती, और यहाँ क्या कह दिया, हर एक लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करती है, यानी कि ये क्या हो गया, दिस विल बी अ डिफाइनिंग फीचर. चलिए, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है वो आउटसाइड द बॉडी भी हम करवा सकते हैं. ठीक है, ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम आउटसाइड द बॉडी भी करवा सकते हैं. ठीक है, सॉरी गाइस फॉर दिस इंटरप्शन. ओके, नाउ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है हम आउटसाइड द बॉडी करवा सकते हैं इन अ सेल फ्री सिस्टम. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living. ठीक है, हैंस हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग फीचर कहेंगे. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म्स का. ठीक है, ये भी हमें पता है कि भाई देखो ना, आप एक सेल है मेरे पास, सेल वाले चैप्टर जब पढ़ाऊंगी ना मैं आपको, इनफैक्ट मैंने वीडियो तो डाल ही रखी है, आप देख सकते हो जाके, तो सेल वाले चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, वहाँ एक बिल्कुल अच्छे से आपको बड़े बड़े शब्दों में लिख कर दिया गया है कि एक सेल, एनीथिंग लेस देन द होल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. ठीक है, जो पूरे स्ट्रक्चर, एक सेल के पूरे स्ट्रक्चर से भी जो चीज़ कम है ना, मतलब लेट्स सपोज उसमें सेल का कोई ऐसा ऑर्गेनल ही नहीं है जो इम्पोर्टेंट है सेल के लिए, तो उसको हम लिविंग नहीं कहेंगे, उसको हम लिविंग नहीं कहेंगे. यानी कि जहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है, लेट्स सपोज ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स हो या फिर हमारे पास सिंगल सेल प्रेजेंट हो, ठीक है, यूनिसेल्यूलर हो, हम वैसे ऑर्गेनिजम्स कैसे ही होंगे, लिविंग ही होंगे, वो ग्रुप ऑफ सेल्स हो, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड की यूनिसेल्यूलर हो. ठीक है, यानी कि सेल, जो हमारी सेल की अरेंजमेंट है वो भी क्या है, डिफाइनिंग फीचर है. The most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surroundings or environment and respond to those environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological. Plants पे इनफैक्ट उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक सनफ्लावर है, लाइट की तरफ जब भी अपने आप को डायरेक्ट कर लेता है ना, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट, हर एक चीज़ का इम्पैक्ट भाई पड़ता ही है. सो दिस इज व्हाट, एबिलिटी टू सेंस द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. All living organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. Photoperiod, very important, ये भी हम पढ़ेंगे प्लांट्स वाले चैप्टर में. ठीक है, सो फोटो पीरियड क्या है, फोटो पीरियड इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स में. प्लांट्स में फोटो पीरियड इफेक्ट करता है जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं. सीजनल ब्रीडर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी 12th के चैप्टर नंबर 1 में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो सीजनल ब्रीडर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, मतलब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल चेंजेस का इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज. All organisms therefore are aware of their surrounding. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है अवेयर अपनी सराउंडिंग को लेके. ठीक है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो भाई नहीं होते ना. हमारे पास एक बैग रखा है, ठीक है, बैग रखा है मेरे पास, तो बैग को क्या पता है कि मेरे यहाँ पर क्या लाइट ऑन है, ऑफ है, फैन चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, या मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी है नहीं पता ना, यानी कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, दे आर नॉट अवेयर.
तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पर मैंने डिफाइनिंग फीचर समझाने की बहुत ही अच्छे से कोशिश करी है. सो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस बिकम्स अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करें ना, वेरी इंपॉर्टेंट केस कमिंग हियर, बच्चों को डाउट रहता है यहाँ पर. टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स, इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट. देखो, कोमा में जब पेशेंट्स रहते हैं हॉस्पिटल्स में, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स, द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, है ना. मशीन्स क्या करती हैं? रिप्लेस कर देते हैं हार्ट और लंग्स को, क्योंकि ब्रेन डेड हो चुका है ना ऑर्गेनिज्म. द पेशेंट के पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है. आर सच पेशेंट्स who never come back to normal life, living or non-living? In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. Also, there is an example. देखो, touch me not plant जो होता है, touch me not plant जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है? हम उसको टच करते हैं और वो बंद हो जाता है. So this is also हमारी जो है सराउंडिंग पे वो क्या कर रहा है? आंसर दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहा है. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, हर एक लाइन में इतनी इंपॉर्टेंस छुपी हुई है बच्चों. प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल. ये सेल है ना, ये सेल है, ये अलग अलग सेल है मेरे पास, ठीक है. इनके पास वो प्रॉपर्टी नहीं है जो कि टिश्यू में प्रेजेंट है. यही सेल देखो, अभी इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, लेट्स सपोज, ठीक है, इन सभी ने एक ग्रुप बना लिया, एक टिश्यू बना लिया. ग्रुप ऑफ सेल्स इज व्हाट? टिश्यू. तो टिश्यू जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो एक इंडिविजुअल सेल शो नहीं कर रहा. सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनलीज, देखो सेल के ऑर्गेनलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, गोल्जी है, आर है, एस है, बेसिकली ER कह देती हूँ, ठीक है, वैक्यूल्स है. ये सारी चीज़ें जो है सेल के ऑर्गेनली की जो प्रॉपर्टी है, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनली में सारी प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती जो सेल पूरे में प्रेजेंट होती है, ठीक है. This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that all living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. Now, biology is the story of life on earth. ठीक है, बायोलॉजी इवोल्यूशन की स्टोरी है. चलिए अब आगे चलते हैं. Now we will talk about the diversity in living world. बायोडाइवर्सिटी पे चलते हैं, ठीक है. नंबर ऑफ स्पीशीज, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से चलते हैं, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज नोन है हमें? नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज इज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. इतने तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियंस, प्रोटिस्ट, एनीथिंग. I am talking about the living organisms. तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे पास है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. दिस रिफर्स टू व्हाट? बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि आज तक के जो मतलब डाटा निकाला है ना, आज तक का ये 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक है. अभी तो खोज चल ही रही है और जितनी ज़्यादा खोज कर रहे हैं ना, उतनी ही नई डाइवर्सिटी मिल रही है, ठीक है, उतनी ही नई स्पीशीज मिल रही हैं. नाउ अब एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आपने सुना ही होगा कि भाई एक बच्चा है, ठीक है, वीर एनीथिंग, अपने में से किसी का एग्जांपल ले लो, अपने फ्रेंड्स को देख लो, अपने भाई बहनों को देख लो. घर में उसको किसी और नाम से बुलाते हैं, ठीक है, आपको घर में किसी और नाम से बुलाते होंगे, टिंकू, चिंकू, जो भी है, कुछ भी हो सकता है वो नाम, है ना. फनी भी हो सकता है, ठीक है, सिंसियर नाम भी हो सकता है, एनीथिंग. लेकिन ज़रूरी नहीं है स्कूल में भी आपको उसी फनी नाम से बुलाया जाए, नहीं ना, और ऐसा होता भी नहीं है. स्कूल के लिए हमारा एक अच्छा सा सुंदर सा नाम होता है, ठीक है. इसी को हम कहते हैं लोकल नेम्स जो होते हैं. जैसे कि आलू को कहीं पे आलू कहते हैं, कहीं पे कुछ, मतलब अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ठीक है. लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हर एक कंट्री में, एक ही कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर ही देख लो, प्याज को कहीं
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है. Hence there is a need to standardize the naming of living organism such that particular organism known by same name all over the world. अब देखो आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, नॉलेज जो है, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि इंडिया की नॉलेज इंडिया में ही रहती है, नहीं होता ऐसा. और मान लो इंडिया से मान लो कि हम में से कोई गया और हमने कह दिया कि ना आलू में इतने जीन्स प्रेजेंट होते हैं, इतना ये होता है, इतना ये होता है. कोई बाहर का समझ पाएगा? आउटर कंट्रीज़ का फॉरेनर नहीं. इसीलिए हमें एक नेम को स्टैंडर्डाइज करना, या फिर वो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में हमें आके बताएं ये सारी चीज़ें, हम नहीं समझ पाएंगे. तो हमें एक ज़रूरत है नोमेनक्लेचर बनाने की जो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड हो. ठीक है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन. हाँ, हम नामकरण जब भी कर सकते हैं किसी का जब हमें मतलब उसका थोड़ा बहुत करेक्टरिस्टिक पता हो, डिस्क्राइब हमें उसका पता हो. वी नो दैट टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू. ठीक है, दिस इज आइडेंटिफिकेशन. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name. चलिए देखते हैं साइंटिफिक नेम के प्रोसीजर. प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम्स हमारे कौन से प्रिंसिपल और क्राइटेरिया से एग्री होते हैं? ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए. ठीक है, एनिमल्स के लिए भी होते हैं बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ISZN, जी कह लो या जेड कह लो. Scientific names ensures that each organism has only one name. ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या इंश्योर करता है कि भाई हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसका एक ही नाम है, बहुत सारे नाम नहीं है लोकल नेम्स की तरह. ठीक है, biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to non-organism. ठीक है, वो मतलब पता है हमारे पास ICBN है प्लांट्स के लिए, तो उनके कुछ अलग होते हैं. ठीक है, अलग रूल्स होते हैं कि भाई हम एक चीज़ को रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते नहीं करेंगे. इन सभी चीज़ों में मतलब ये रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करके नेमिंग्स बनाई जाती हैं, फिर वो याद करते हैं हम लोग, है ना. अभी नाम याद करेंगे, जैसे ह्यूमंस को कहते हैं होमो सैपियंस. ठीक है, होमो सैपियंस. रूल्स बताओगे अभी मैं आपको अंडरलाइन करते हैं. ठीक है, ये जेनेरिक नेम कैपिटल होता है. जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट. दिस इज जेनेरिक नेम, दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट. ये हमें बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हम इसको कहते हैं, है ना. दो शब्द आ रहे हैं ना. बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरलस लिनियस ने. ठीक है, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट वॉज फाउंड कॉन्वीनियंट. ठीक है, कई बार मतलब चार वर्ड्स का भी आया था, एक वर्ड का भी आया था, तो दो मतलब यहाँ पर जैसे होमो सैपियन है ना, दो शब्द आ गए, होमो और एक हमारे पास आ गया सैपियन. ठीक है, तो थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई ना हमें. स्पीशीज़ की इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है, और हमारे पास जीनस की इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि कौन से जीनस से बिलोंग करता है. तो एक वाला भी परफेक्ट नहीं था, दो वाला ठीक रहा. ठीक है, मैंगो को कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका. देखो यहाँ दे रखा है. अब यहाँ क्या लिखा है? इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इटैलिक्स में लिख सकते हैं. जेनेरिक नेम कैपिटल होना चाहिए. ये स्पेसिफिक एपिथेट वाला नेम स्मॉल में होना चाहिए. ठीक है, सो लैटिनाइज्ड इटैलिक मतलब वही टेढ़ा करके लिखता है ना, लैटिनाइज लिख दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं. लैटिनाइज हमारी एक लैंग्वेज है जहाँ से हम इनको लेते हैं. ठीक है, ठीक है, पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं कि राइट द रूल्स. ठीक है, रूल्स पूछ सकते हैं आपको, यूनिवर्सल रूल्स पूछ सकते हैं नोमेनक्लेचर लिखने के लिए. तो फर्स्ट इज ये कैसे होते हैं? दे आर जनरली लैटिन में होंगे, और कैसे लिखे जाते हैं? इटैलिक्स में लिखे जाते हैं. ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम जीनस का, और सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट का. अंडरलाइन कर सकते हैं, प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में लिखो. ठीक है, कैपिटल लेटर फर्स्ट वर्ड का होगा, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल होगा. ये एग्जाम्पल. नाउ नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. ये भी लिख सकते हैं कि ऑथर का नेम भी लिख सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट के बाद. ठीक है, लाइक मैंगीफेरा इंडिका लिन लिख दिया. ठीक है, लिन इज रिफरिंग टू लिनियस. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make them
दिस पॉसिबल? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन हम इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आखिर पढ़ें कैसे? तो क्लासिफिकेशन करना उनका बहुत ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन की हमें यहाँ पर डेफिनेशन दे दी, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड into convenient categories based on some easily observable characteristics, ठीक है, जैसे कि we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects। हाँ, ये तो हम बेसिकली जान सकते हैं ना कि भाई हाँ ये पौधा है, ये मुझे पता है कि ये पौधा रखा है, ठीक है। एनिमल का मुझे पता है कि ये हमारे पास एनिमल ही होगा, डॉग्स में, कैट्स में, इंसेक्ट्स में, ये तो हमें पता है, ठीक है। The moment we use any of these terms, we associate certain characters within the organism in that group। जब भी मैं प्लांट की तरफ देखती हूँ मुझे पता लग जाता है, मतलब हमारे अंदर डायरेक्टली इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्लिक होते हैं हमारे माइंड में कि इनके पास स्टेम होती है, रूट होती है, लीव्स प्रेजेंट है, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर सिस्टम है, कुछ ये बेसिक से पॉइंट, ठीक है। Now if we were to think of Alsatians, we know that we were talking about, ठीक है। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs, है ना। मतलब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखें तो उनके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो हमें एकदम दिमाग में आ जाते हैं। Specific term for these categories is taxa, ठीक है। तो taxa is a specific term for the categories. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat को अगर हम कह रहे हैं वो भी एक taxa है। सिंपल प्लांट कह रहे हो तो वो भी एक टैक्सा को ही डिनोट करेगा। एनिमल्स भी टैक्सा को डिनोट कर रहे हैं, डॉग्स भी और मैमल्स भी, ठीक है। मतलब ये हमारे टैक्सा हो गए कि कोई भी हम एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, कैटेगरी बना रहे हैं, सो दिस इज टैक्सा। Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स along with the structure of cell development, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, और ठीक है, मतलब इन सभी का ये क्या है? मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस।